नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ नॉन शॉकेबल रिदम्स के बारे में। उनमें से एक एसिस्टोल था और उसके अलावा एक पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी। इस बारे में बात हुई थी अपनी कि इसमें जो जनरेशन है, पल्स जनरेशन है, वो नॉर्मल रहता है, पल्स जनरेट होती रहती है, ऐसे नोड अपना काम करता रहता है। परंतु जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है मस्क्यूलेचर प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि जो मसल्स है हार्ट की, वो या तो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रही होती है, या फिर उनके पास में इतनी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है कि वो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कर सकें। तो आज अपन इस वीडियो में पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब जनरली ये नॉन शॉकेबल है, तो मैंने इस बारे में बात भी कर ली थी कि अगर कोई नॉन शॉकेबल रिदम वाला पेशेंट कलिप्स करता है या नॉन शॉकेबल रिदम उसकी डिटेक्ट होती है कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेटर मशीन लगाने के बाद में, तो उस मामले में अपने को सीपीआर कंटिन्यू रखना है। परंतु सीपीआर के बाद में कुछ मेडिकल उसको जो असिस्टेंस है वो भी देना पड़ेगा। तो उस तरीके में मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि इसका ट्रीटमेंट कोज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। कोई एड्रेनलिन वोटेवर दूसरी कोई भी चीज़ें नहीं, जो जिस कारण की वजह से जो PEA हुई उस कारण को ठीक करने के बाद में ये अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अपन इस वीडियो में इसके कारण के विषय में बात करेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बात हुई थी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पीस, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट पल्स इज एब्सेंट। पल्स इज एब्सेंट मतलब पल्स मतलब BP, सीधे शब्दों में BP 0। इसके अलावा अपनी बात हुई थी कि 4 तरीके की चीज़ें थी: वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, असिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें डिफिब्रिलेशन पॉसिबल है, इसमें डिफिब्रिलेशन पॉसिबल नहीं है। और जो ये यहाँ लिखे हुए हैं ये सर्वाइवल रेट है, ये अच्छे सर्वाइवल रेट के साथ आता है। असिस्टोल में आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 1000 में से सिर्फ 2 आदमी बच पाते हैं। पल्सलेस एक्टिविटी में ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब अपन बात करते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण। सबसे पहला है एम्प्टी हार्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन। एम्प्टी हार्ट किस वजह से? हाइपोवोलेमिया, मतलब ट्रॉमा की वजह से अगर ब्लड लॉस हुआ, फ्लूइड लॉस हुआ, उसमें हाइपोवोलेमिया। आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरा है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। दूसरा कार्डियक टेम्पोनेड, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की जो पेरिकार्डियम है उसमें कोई फ्लूइड या कोई चीज़ एक्सेसिव प्रेशर लगाती है, इस वजह से जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ही रह जाता है, वापस रिलैक्स नहीं होता। इस वजह से पल्स 0 हो जाती है, खून भेज ही नहीं पाता हार्ट। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन की, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहली एम्प्टी हार्ट, उसमें हाइपोवोलेमिया। तो मान लीजिए किसी मरीज को ब्लड इंजरी हुई, उसकी कोई मेजर वेसल या अओर्टा उसको डैमेज आया, उसमें छेद हो गया, इस वजह से सीवियर ब्लड लॉस होना लाजमी है। इस वजह से हाइपोवोलेमिया, आदमी डीकम्पनसेटरी शॉक का मतलब कंपनसेशन कर ही नहीं पाएगा, मतलब जितना इनपुट होगा हार्ट में उतना आउटपुट दे ही नहीं पाएगा, दोनों ही कम। तो डीकम्पनसेटरी शॉक की वजह से एब्सेंस ऑफ पल्स, तो मसल ऑफ हार्ट एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम कर रही है, लेकिन कोई ब्लड है ही नहीं हार्ट में, तो पंप क्या करेगा? इस वजह से BP 0। तो पहला केस जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का है वो हाइपोवोलेमिया। जैसे इस केस में अपन देख सकते हैं जो ये ब्लड है, ब्लड का शॉट लगा है, इस वजह से इसका ब्लड बहने की वजह से हाइपोवोलेमिया, और उस वजह से पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण इस पेशेंट की डेथ हुई। अगली बात करते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बारे में ध्यान से देखना पड़ेगा। हुआ क्या कि चेस्ट को इंजरी हुई, ठीक है, प्लूरल कैविटी में एयर एंटर हो गई, तो अपन ने सोचा कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, प्लूरल कैविटी। देख मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये प्लूरल कैविटी है, यहाँ पे जनरली फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर, ये अपने को पता है, नेगेटिव प्रेशर होता है प्लूरल कैविटी में। इस वजह से क्या होता है कि अपने आप हवा खींच के चली जाती है जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं। अब ब्लड लगी या कोई भी इंजरी हुई चेस्ट को, प्लूरल कैविटी के अंदर एयर गई, तो होता क्या है कि जब अपन एक्सपायर करते हैं ना, तो ये एयर वापस जाती नहीं है। इंस्पायर करो, एयर आई, वापस नहीं जाएगी। इंस्पायर करो, एयर आई, एक्सपायरेशन के दौरान एयर नहीं जाएगी, तो ये
जो अमाउंट है ये बढ़ती जाएगी और एक टाइम में लंग्स को फूल नहीं देगी। जो लंग्स है वो डायलेट हो ही नहीं पाएंगे, आदमी की सांस न लेने की वजह से, एपनिया की वजह से मौत हो जाएगी। तो यह है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसका तो अच्छा इसका देख लेते हैं। चेस्ट को इंजरी हुई, प्लूरल कैविटी में हवा गई, पॉजिटिव प्रेशर बढ़ गया, बात हो गई थी। इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या हुआ, लंग्स कोलैप्स हो गए। हाँ, और बड़ी बात, लंग्स के पास से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जाती है। इनके ऊपर प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि ये मुड़ जाती है। किंकिंग का मतलब होता है ये ऐसी हो गई, ऐसी क्लैप्स हुई। इन क्लैप्स की वजह से क्या हुआ, जो हार्ट में जो वेनस रिटर्न था, जो हार्ट में ब्लड आ रहा था वो नहीं आ पाएगा, कार्डिक आउटपुट कम, फाइनली लीड्स टू पल्सलेसनेस। कहने का मतलब अगर इनपुट कम है हार्ट में, अगर ब्लड कम आ रहा है तो सीधा सा उसका अर्थ है आउटपुट भी अपने आप कम होगा। अंतिम बात करते हैं कार्डिक टेम्पोनेट की। तो हार्ट पर बाहर से प्रेशर, बिकॉज ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियम बात हुई थी, तो वेनस रिटर्न कम हुआ हार्ट में, कार्डिक आउटपुट कम, पल्सलेसनेस हो गई। इसके बाद में तो अपन ने पढ़ा कि पहला जो रीजन है वो क्या है, एम्प्टी हार्ट है, PEA होने का रीजन। तो एम्प्टी हार्ट में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा, जो बुलेट इंजरी थी जिसमें अपन ने हाइपोवोलेमिया वाला केस पढ़ा। उसके बाद में अपन ने टेंशन याद रखना, टेंशन न्यूमोथोरेक्स पढ़ा। उसके बाद में अपन ने कार्डिक टेम्पोनेट पढ़ा। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशंस की। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पार्ट एकदम फाइन, मस्कुलेचर प्रॉब्लम एकदम प्रेजेंट है इसमें। तो इसमें इस आदमी में देखिए क्या होगा कि हाइपोक्सिया हुआ तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी हार्ट को। इस वजह से स्टंट मायोकार्डियम का मतलब बहुत ईजी है। स्टंट मतलब एक जगह की जगह रह गई, ऐसे रुक सी गई। तो जो मसल धड़क रही थी वो एकदम से स्टंट रहने की वजह से कोई भी इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई कार्डिक आउटपुट होने के चांसेस है ही नहीं। तो ऐसा किस केस में होता है, एक्यूट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में हाइपोक्सिया की वजह से कार्डिक आउटपुट घटता है, एकदम घटता है और लीड्स टू पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसके बाद में बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म या आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इन सर्जरी में लंबे टाइम तक इमोबिलाइजेशन हुआ, इस वजह से DVT फॉर्म होता है। DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या होगा, एम्बोलाई में कन्वर्ट होगा और रिजल्टिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इससे सीवियर हाइपोक्सिया, लंग्स ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएंगे। हाइपोक्सिया होता है अपने आप ये वाली बात, कार्डिक आउटपुट कम, हाइपोक्सिया, पल्सलेसनेस। अब हुआ क्या कि अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि जो वेन्स है उसका जो ब्लड है वो हार्ट में कहाँ लेके जाता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है ना वो डायलेटेड दिखाई देगा। रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे कि अपन ने इकोकार्डियोग्राम किया, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि जो हार्ट है उसकी जो शेप है वो अपने को दिखाई दे जाती है। तो राइट वेंट्रिकल में जो एम्बोलाई आया वो आया, राइट वेंट्रिकल में जो एम्बोलस था वो आया। राइट वेंट्रिकल से जैसे ही निकला तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो लंग्स की तरफ जो वेसल्स जा रही है ब्लड को क्लियरिफाई करने के लिए, उनमें जाके कहीं ना कहीं एक जगह बैठ गया। इस वजह से क्या है कि जो लंग में कोई ब्लड जा नहीं पा रहा है, सारा ब्लड वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में रुक रहा है। इस वजह से राइट वेंट्रिकल डायलेट हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब वही BP 0, हार्ट धड़क ही नहीं रहा है। उसके कॉज बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको याद करने की मेरे पास 2 ट्रिक्स है, जो बेटर लगे उसको पढ़ लेना। पहली है 5H और 5T। इसमें क्या हुआ, 5H मतलब हाइपोक्सिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब सीधा PEA को एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ, छोटा मोटा मैं PEA मान सकता हूँ कार्डियक अरेस्ट को। तो हाइपोक्सिया एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाला केस, हाइपोवोलेमिया जब अओर्टिक रप्चर हुई थी बुलेट इंजरी की वजह से वो। इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन आयन अगर इंक्रीज हो, एसिडोसिस हो तो क्या होता है, वो हार्ट को डैमेज करते हैं, उस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आता है। इसके अलावा बात करते हैं हाइपरकेलेमिया, ये भी बात करेंगे इसके बारे में ढंग से। हाइपोथर्मिया केस मतलब अगर जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है, BCT बॉडी कोर टेम्परेचर, अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उस केस में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। जैसे सियाचिन वगैरह, जैसे जो लद्दाख वगैरह जो वहाँ पे
अपने जो सोल्जर्स काम करते हैं उनके बुलेट इंजरी हुई, उनका ब्लड लॉस हुआ। तो ब्लड लॉस होने, ब्लड ही तो है जो अपना थर्मो रेगुलेशन करता है। तो अगर ब्लड लॉस हुआ तो उनका जो बॉडी कोर टेम्परेचर है वो ब्लड लॉस की वजह से कम होगा, साथ में वहाँ पे जो आइस है उसकी वजह से कम होगा। तो दोनों की दोनों कंडीशंस उनका बॉडी कोर टेम्परेचर बहुत कम ले जाएगी और लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद बात करते हैं 5Ts की। टॉक्सिन्स की बात हुई थी पिछले वीडियो में। ये क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिनके बहुत अच्छे बहुत बुरे, माफ़ कीजिए, बहुत बुरे साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद टेम्पोनेट की बात हो गई थी, जो पेरिकार्डियम था उसके आसपास फ्लूइड था, इतना प्रेशर डाल रहा था कि हार्ट काम ही नहीं कर पा रहा था। तो लेस इनपुट लेस आउटपुट वाली बात हो गई थी। टेंशन न्यूमोथोरेक्स की बात हो गई थी। हार्ट जो ये लंग्स था उसमें एयर ट्रैप होती जा रही थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। थ्रोम्बोसिस की बात हो गई थी, जो सर्जरी होती है या पोस्टपार्टम जो डिलीवरी होती है उस वक्त कोई थक्का एम्बोलाई बन के पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाए। ये MI वाली बात हो गई थी और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली बात हो गई थी। दोनों की वजह से भी क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद बात करते हैं हाइपो और हाइपरकैलेमिया की। तो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि अगर 8 मिलीक्यूलेंट, इंपॉर्टेंट याद रखने की वाली बात है, 8 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज़्यादा कंसनट्रेशन अगर पोटेशियम की है तो वो क्या करता है? डायस्टोलिक अरेस्ट। अच्छा, याद रखने की बात है कि पोटेशियम है ना, अगर वो ज़्यादा है तो हार्ट को डायस्टोल करने में मदद करेगा और अगर कम है तो ये सिस्टोल करवाता है। तो अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डायस्टोल अरेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, रिलैक्स वाली जो स्टेट है उसी में पड़ा रहेगा। इससे पल्सनेसनेस क्रिएट हुई, बड़ी बात नहीं। हाइपोकैलेमिया में ये होता है कि अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हुआ तो इस वजह से दो चीज़ें होती है। पहली तो ये कार्डियक कंडक्शन करवाता है, तो कार्डियक कंडक्शन प्रॉब्लम। दूसरी है कि डायफ्राम मसल पैरालिसिस, इस वजह से हाइपोक्सिया। तो दोनों मतलब हाइपोकैलेमिया ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, तो कार्डियक कंडक्शन की प्रॉब्लम होगी, साथ में डायफ्राम पैरालाइज कर जाएगा इसका। डायफ्राम पैरालाइज करने की हाइपोक्सिया लास्ट में जाके पल्सलेसनेस वाली कंडीशन क्रिएट करेगा। तो एक तरीका हो गया ये 5H और 5T वाला। दूसरा तरीका है मेरे पास में, एक 3 चीज़ें ये याद करनी है, उसके बाद में एक हिप याद करना, इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरफ अपने पास में हार्ट है और दूसरी तरफ अपने पास लंग्स है। तो कंडीशन क्या है कि अगर इनफ ब्लड नहीं जा रहा, मतलब अगर हार्ट में इनफ ब्लड नहीं है तो हाइपोवोलीमिया वाले केस में अपने को कार्डियक अरेस्ट दिखेगा। अगर लंग्स में इनफ ब्लड नहीं है तो वो हाइपोक्सिया वाला केस देखने को मिलेगा। और उस दौरान, अच्छा, लंग्स में इनफ ब्लड मतलब याद है ना, एम्बोलस पल्मोनरी सर्कुलेशन में फंस गया था, लंग्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था, इस वजह से हाइपोक्सिया हुआ था। राइट वेंट्रिकुलर इकोकार्डियोग्राम में डायलेटेड दिखा वाला केस हाइपोक्सिया। स्क्वीज्ड मतलब दबा दिया, कार्डियक टेम्पोनेट में हार्ट दब जाता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। किल्ड मतलब जो ऑर्गन है वो मरा। कैसे मरा? एक्यूट MI में हार्ट कोलैप्स कर जाता है, हार्ट की जो सेल्स है वो डाई हो जाती है, और जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसमें लंग्स की सेल्स मर जाती है। तो ये 3 कंडीशंस टोटल मिला के 6 कंडीशन ये। और साथ में हीप से कैसे याद करोगे? हाइपोथर्मिया पता कैसे चलेगा? टच कर लो पेशेंट को, पता चल जाएगा हाइपोथर्मिया का केस है कि नहीं है। ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बात हुई थी अपने पोटेशियम हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। तो ब्लड सैंपल जब लेते हैं पेशेंट का, जब वो पेशेंट अपने पास में कोलैप्स्ड कंडीशन में आता है तब पता चल जाएगा कि कौन सा पोटेशियम में क्या हुआ है। एसिडोसिस का क्या है कि एक ABG सैंपल लिया जाता है हमेशा, आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपल। तो जैसे ही कोई पेशेंट कोलैप्स्ड कंडीशन में आया तो मैंने बताया था ना कि जब CPR दे रहे थे तो IV लाइन मेंटेन करनी होती है, आसपास डॉक्टर्स खड़े रहते हैं, ABG सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो वो ABG सैंपल ये है, इसमें अपन pH, PCO2, PO2, HCO3, O2 सेचुरेशन देखते हैं। तो pH देखने से अपने को एसिडोसिस का पता चल जाएगा। इसके बाद पॉइजनिंग की बात हुई थी, पॉइजनिंग में हिस्ट्री देख लेनी है, जैसे TCA पॉइजनिंग, कोकेन पॉइजनिंग वगैरह वॉटेवर, पर हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि पॉइजनिंग हुई है नहीं है। तो ये तरीके ये हो गए। हार्ट में अगर इनफ ब्लड नहीं गया, लंग्स में नहीं गया तो अपने को पता चल जाएगा। अगर स्क्वीज हुए तो पता चल जाएगा कारण क्या है। अगर उनके ऊपर उनकी डेथ हुई है ऑर्गन्स की तो पता चल जाएगा, टच करके पता चलेगा, ब्लड सैंपल से पता चला, ABG सैंपल से पता चला, हिस्ट्री से पता चला। तो ये कारण थे, और इनका पता कैसे करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है, ये बातें करने के बाद में अब आगे चलते हैं अपन हाइपोथर्मिया वाले केस में। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, सियाचिन वगैरह में जो जवान लड़ रहे होते हैं
तो हाइपोथर्मिया का केस होते ही एक तो ये एयर ब्लैंकेट वाली बात हो गई, ठीक है, एयर ब्लैंकेट दी जाती है उनको। साथ में चूँकि ट्रोमा है, ट्रोमा मतलब मान लो बुलेट लग गई, ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस मतलब बात हुई थी हाइपोथर्मिक प्रॉब्लम्स होगी, तो अपने क्या है उनको रैपिड इन्फ्यूजन मतलब एकदम से बहुत सारा ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और वो ब्लड इनलाइन वार्मर्स के साथ होता है। ये देखिए, ये होता है इनलाइन वार्मर विद रैपिड इन्फ्यूजन। तो ये मशीन अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी। उसके बाद काम की बात है, कार्डियक टेम्पोनेट मैंने बोला था, हार्ट के आसपास फ्लूइड भरा है, करना कुछ नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी मतलब इकोकार्डियोग्राम समझ गए होंगे, वो हार्ट की जो शेप बता रहा था, हार्ट का जो क्या है, हार्ट कहाँ है, कितना शेप है, क्या भरा हुआ है उसमें, वोटेवर जो भी बता रहा था, इकोकार्डियोग्राम बता रहा था। तो इकोकार्डियोग्राफी की मदद से एक पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब कुछ नहीं करना, ये 3 लोकेशन है, इन 3 लोकेशन से अपने को एक इंजेक्शन इंसर्ट करना है हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम में, और फ्लूइड खींच लेना है, दैट्स ऑल। कार्डियक टेम्पोनेट की प्रॉब्लम ख़त्म। इसके बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स की बात करते हैं। मैंने बात की थी कि जो एयर है वो ट्रैप होती जाती है प्लूरल कैविटी में, इंस्पायरेशन के साथ प्लूरल कैविटी में एयर ट्रैप हुई और एक्सपायरेशन के साथ निकल नहीं पाती, फिर ट्रैप हुई, निकल नहीं पाएगी, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स इसलिए बोला। तो अपन ने क्या किया, सिर्फ एक वाइड बोर नीडल इंसर्ट कर दी सेकंड इंटरकोस्टल पे। इससे क्या होगा कि जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है वो नॉर्मल न्यूमोथोरैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। होएगा क्या, एयर इंस्पिरेशन के दौरान एयर ट्रैप हुई, एक्सपिरेशन के दौरान निकल जाएगी। ये निकलने वाली बात करवाने के लिए अपने को एक वाइड बोर्ड नीडल इंसर्ट कर देनी है। ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स का एक तरीके से मैनेजमेंट मान लो। तो इसके साथ में अपना पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा।